नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो समाज कार्य के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, डिवोटेडली जो कार्य कर रहे हैं। और ये मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर ये जो मतिमंद बच्चे हैं और जो बच्चे बाद में बड़े भी हो जाते हैं और उनके माता-पिता सभी के लिए वो एक बहुत अच्छी सेवा कार्य कर रहे हैं, जिस संस्था का नाम है अमेय पालक संगठना। और उसमें ये एक घरकुल करके चलाते हैं, इसलिए क्योंकि जो मतिमंद बच्चा रहता है वो फिर बड़ा भी होता है और फिर बड़ा होकर माँ-बाप के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें देखने की। तो घरकुल में वो बड़े आराम से रहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी देखरेख होती है और ये सब कार्यों के लिए उनके पास कई स्वयं सेवक संघ भी अपने इच्छा से आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। तो ये सब के बारे में ही हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं और समझेंगे कि ये सब क्या है, क्योंकि ये समाज का एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, समस्या है और मानवीय स्तर पर इस विषय पे हमें सोचना भी चाहिए और सोचना ही नहीं, कुछ करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम कुछ न कुछ समाज से लिया है तो कुछ न कुछ समाज को दें। और इस हेतु से मैं ये इस उद्देश्य से ही मैं ये इंटरव्यू लेने जा रही हूँ कि हम सब में समाज में जागरूकता इस विषय के लिए बढ़े, क्योंकि लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं। अपने बारे में तो सोचते हैं या अपना मौज मस्ती तो करते हैं, लेकिन हमारे समाज के ऐसे विशेष वर्ग जो कि बहुत ही निग्लेक्टेड रहता है और बर्वे जी जैसे जो कई ऐसे समाज सेवी हैं जो लगे रहते हैं इस कार्य में, लेकिन हम सब ने हाथ से हाथ मिलाकर उनके लिए कुछ सहयोग जरूर करना चाहिए। इस आशा के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। तो बर्वे जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपने जो भी सब कार्य किए उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को भी इसके बारे में कुछ जानकारी दें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो ये संस्था है, ये जो मतिमंद बच्चे हैं, फिर मतिमंद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे, ये सारी जो समस्याएं चलती रहती हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? मंदबुद्धि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है तो वह परिवार पूरी तरह से दुख में डूब जाता है और ये जो सफर होता है आगे का, एक तरह से कुछ नहीं है, एक वेदना की वो यात्रा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। हर मोड़ पर इसका क्या करे, इसका क्या करे, ये तो चला रहता है। कोई भी एक संस्था जो अमेय पालक संगठन निर्माण हुई है, कोई भी संस्था का प्रारंभ किसी एक घटना से होता है, किसी उसका कोई एक बीज होता है। वैसे मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड था, मेरे तरह और भी लोग थे। हमने अपने बच्चे को डोंबिवली में अस्तित्व नाम की एक बहुत अच्छी संस्था है, उस समय वो स्कूल था केवल, तो स्कूल में भर्ती करा। मैं तो ठाणा में रहता था, तो ठाणा में रहकर भी डोंबिवली लोकल ट्रेन से 20 मिनट है, तो 10 साल मेरा बेटा ठाणा से डोंबिवली, डोंबिवली से अस्तित्व संस्था, सुबह जाकर शाम को आना। यानी बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती होगी इतने छोटे से बच्चे को लेकर, और वो आपकी जो एज थी वो कमाने की और काम करने की थी, उसमें से समय निकालकर, एक्स्ट्रा समय निकाल के बच्चे के लिए आपको बहुत करना पड़ा होगा। तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? आने जाने का प्रबंध तो किया, उसमें भी अनेक मुसीबतें आती थी, कभी कभी तो बहुत बहुत दुख के प्रसंग भी आ जाते थे। फिर भी अस्तित्व में डॉक्टर अडकर उसके संस्थापक थे और मेजर काळे उसके कार्यवाहक थे। मेजर काळे पति पत्नी ने अपना पूरा जीवन निवृत्ति के बाद इस काम के लिए समर्पित किया था। तो मेजर काळे ने, जैसे कि 4-5 साल हमारे बच्चे तो आते क्या नाम मेजर काळे? मेजर ध्रुव काळे, गणेश काळे, अच्छा, मतलब हाँ हाँ मिलिट्री से रिटायर होकर जी, क्या करना चाहिए, हाँ हाँ, तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, समाज के लिए करना चाहिए तो हाँ, अपाहिजों के लिए करना है। अच्छा, अपाहिजों में भी जी यह विशेष प्रकार का अपंगत्व है। जी 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 जैसे बता दूं जी, कि अंधा है, सुनाई नहीं देता, क्रिपल्ड है,
पैरालिसिस हुआ है, पोलियो हुआ है, जी मतलब ये सभी प्रकार जो है उसका लेबल डिसेबिलिटी है। जी लेकिन मंदबुद्धि व्यक्ति, मंदबुद्धि ये जो विभाग है जी वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इसका कारण है कि अन्य प्रकार के अपंगत्व में जी उस व्यक्ति को ये मालूम होता है हाँ हाँ कि मुझ में ये कमी है। जी और जो क्रिपल्ड है वो जानता है बिल्कुल पैर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे खड़ा होना है। जी जी शिक्षा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं जी और किसी न किसी प्रकार अपने पैरों पर खड़ा हो खड़े सकता है। और आजकल इतने आधुनिकीकरण हो गया है कि कई ऐसे अपरेटस आ गए हैं, तरह तरह के जूते आ गए हैं, कान में लगाने के यंत्र आ गए हैं, तो उन सब का उपयोग करके भी ये कई तरह की जो अपंगता है उसमें सहायता मिल जाती है। पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंद बुद्धि जिनका कि मस्तिष्क का ही डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो न तो वो कोई बीमारी है और न ही उसको ठीक करने की कोई दवा है। तो उसके लिए मतलब ज्यादा कार्य आपको करना पड़ता है, ये मैं समझ सकती हूँ और हम सब समझ सकते हैं। और अपंगत्व में व्यक्ति को मालूम होता है जी ये कमी है, उसको निपटाना है। जी लेकिन मंदबुद्धि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मुझ में कुछ कमी है, मतलब इतनी समझ नहीं होती। तो इसलिए संक्षेप में कहूँ जी तो जैसे कि क्रिपल्ड है तो वो उसकी समस्या है, कर्णबधिर है तो उसकी समस्या जी है। जी जी लेकिन मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि की समस्या नहीं है, हाँ उसके हाँ माता पिता की बिल्कुल, समस्या है। क्योंकि जो मंद बुद्धि है उसे तो समझता ही नहीं कि उसको क्या समस्या है और उसको क्या हो रहा है। वो तो खुद अपना ठीक से खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, नहा धो का काम नहीं ठीक से कर पाता है। उसके मतलब व्यवहार भी उसके कुछ अजीब से होते हैं। तो सारा कुछ जिम्मेदारी माता पिता पे आ जाती है और माता पिता भी मतलब जैसे बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो बच्चे को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त मुझे तो ऐसा लगता है बरवे जी, आप पितामह के रूप में क्या माता पिता और क्या उनके बच्चे सभी को जो इतना अच्छे से घर कुल में अपनी जगह दे रहे हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप समाज के लिए हित में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और ये हमारे आपके जो कार्य हैं वो हम सबको प्रेरणा देंगे। तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी दीजिए। अब ये देखना है कि मंदबुद्धि व्यक्ति है, पेरेंट्स है, इकट्ठा होते हैं। तो जैसे कि मेरी संस्था की जानकारी देते समय ये समाज को बताना है कि कोई भी संस्था इस प्रकार निर्माण हो सकती है, खड़ी हो सकती है, अच्छी तरह से काम कर सकती है। जैसे कि अस्तित्व स्कूल में मेरे हमारे बच्चे जाते थे तो मेजर कार्य हर महीने मीटिंग लेते थे। मीटिंग में तरह तरह के एक्सपर्ट्स आते थे, जी मतलब वे इनपुट्स देते थे कि इससे हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह ठीक तरह अच्छी तरह से कर पाए। जी तो ये सब कहने के बाद, सब बताने के बाद, इंटरव्यू के बाद मेजर काळे हमेशा कहते थे कि स्कूल जो है 18 साल तक है, आपका मतलब 8 साल का है, किसी का 10 साल का है, जी लेकिन 18 साल के बाद शासकीय नियम के अनुसार बच्चा इस स्कूल में नहीं रहेगा। जी वो जिंदगी में तो रहेगा, हाँ 20 का होगा, 25 का होगा, 40 का होगा। जी आज आप जो 40 के हैं वो 60 के होंगे, 70 के होंगे। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, जी आपकी घटेगी और एक समय ऐसा रहेगा आप नहीं रहेंगे लेकिन वो रहेगा। क्या मतलब कैसी स्थिति पैदा हो सकती है, ये कल्पना करके ही हमें ऐसा लग रहा है कि ये समस्या से कैसे माता पिता जूझते होंगे और जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं उनको कितना कुछ सोचना पड़ता होगा। तो फिर कहा कि आपके बाद जैसे कि भाई है तो बहन उससे बहुत प्यार करती है, बहन है तो भाई प्यार करता जी है, भांजा है, भतीजा, ये सब कुछ है। जी लेकिन ये मत सोचिए हाँ कि आपके बाद वो उनके घर में रहेंगे, उनके हाँ परिवार में तो अपनी अपनी गति से वे जी चलते जी रहेंगे। बिल्कुल तो कोई भी बच्चा किसी भी परिवार में जिंदगी भर रहेगा ये संभव नहीं है, संभव नहीं। इस बात को ध्यान लीजिए। नहीं बरवे जी ऐसा भी है ना कि जैसे माता पिता हैं वो धीरे धीरे एक पिता रह गए तो माँ नहीं रही, माँ रह गई तो पिता नहीं, यानी आगे चलकर वो बच्चे की उम्र भी बढ़ गई। यहाँ कहीं माता पिता में एक है एक नहीं, तो अकेले एक पिता को अकेले देखना एक बच्चे को जो कि अब
बड़ा व्यक्ति, बड़ा आदमी बन गया है, क्योंकि इसमें तो उम्र का भी कुछ ये नहीं है कि इस उम्र तक ही ये लोग जीते हैं, कितनी भी उम्र तक रह सकते हैं। तो इस तरह से तो फिर मतलब उम्र भर के लिए ही व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि आप अपने घरकुल में कर रहे हैं। तो मेजर साहब ने कहा कि किसी व्यक्ति पर यह काम सौंपा नहीं जा सकता। अभी अभी तो विभक्त परिवार इतने हो गए हैं कि माता पिता के बड़े होने पर उनके जवान बेटे भी अलग प्रकार से अपनी जी। गृहस्थी बनाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बच्चों के साथ एक साथ रहेंगे संभव नहीं है। संभव है। तो इसकी व्यवस्था का एकमात्र उपाय है कोई संस्थात्मक कार्य करे। जी आप सब मिलकर, पेरेंट्स मिलकर जी इकट्ठे हो जाइए और एक होम, यानी वो बच्चों के सब पालक। जी पेरेंट्स का मतलब हाँ जो स्कूल में जाने वाले विशेष बच्चे हैं जी जी तो उनके माता पिता मतलब हम पेरेंट्स हाँ को संबोधित करते हुए कहते थे, जी जी आप सब लोग हाथ में हाथ मिलाकर हाँ काम करना शुरू कीजिए जी जी और एक होम तैयार कीजिए अच्छा कि जिस होम में वो जिंदगी भर रहेगा। हाँ जैसे स्कूल में जी 10 से 11, 12 से 5, 10 से 4, जी जी मतलब वो स्कूल है। हाँ जैसे आमतौर पर बच्चे पढ़ाई की एक उम्र होती है, हाँ लेकिन पढ़ाई की उम्र के बाद तो बाद में पढ़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे इन बच्चों की भी पढ़ाई की उम्र मान ले 18 साल तक है। हाँ मतलब किसी स्कूल में जाते हैं तो कुछ न कुछ उनको सिखाते जी हैं। जी जी हाँ, जो बच्चे पढ़ने लायक होते हैं पढ़ देते हैं, जो नहीं कुछ कर सकते वो बैठे रहते हैं। जी जी लेकिन ऐसे बच्चों को आपको ये सोचना चाहिए कि 20 साल का बच्चा है वो और 60 साल जीने वाला है जी 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 और 40 साल जीने वाला है, तो आप तो 40 साल नहीं रहेंगे। बिल्कुल तो संस्थात्मक काम करने से ऐसा होगा कि बच्चे वहां रहेंगे, उनकी देखभाल करने वाली विश्वस्त मंडली होगी, वो काम करेंगे। 5 साल के बाद दूसरे आएंगे, 10 साल के बाद दूसरे आएंगे, जी जितना कर पाएंगे वो कर पाएंगे। हाँ हाँ जिससे मेरी संस्था में 20 साल काम करने वाले भी मेरे सहयोगी हैं। अच्छा तो वे मानते हैं जी वो जी विश्वस्त रहे न रहे, हाँ विश्वस्त पद का कोई महत्व नहीं है। हाँ हाँ महत्व है आप कार्यकर्ता के रूप में क्या काम करते जी हैं। जी जी तो आप ऐसा कीजिए। तो एक संस्था का निर्माण करना है। जी तो मेजर साहब बार बार हर बार बताते थे। जी तो ऐसा नहीं हुआ कि आज कहा और कल काम में शुरू जुट हाँ गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ एक मीटिंग के बाद कि हम पेरेंट्स के मन में वो बात आ गई कि बस अब करना है। जी जी जैसे मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, जी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है जी और सीपी अगर खुली हो तो उसका मोती बन जाता है। जी 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 बिल्कुल तो वैसे हमने यह निश्चय किया जी कि करना है। जी तो बरवी जी मतलब ये जो मतिमंद जो बच्चे आते हैं इनके अलग अलग इन वर्गीकरण आप करते हैं क्या, जैसे कम ज्यादा उनका जो एक अलग ये मानसिक स्तर पर कुछ वर्गीकरण होता है? जैसे आमतौर पर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जैसा नहीं होता। जी 140 करोड़ है हम, जी कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं होता। बिल्कुल तो ये सामान्य सी बात है। हाँ तो मंद बुद्धि व्यक्ति की ये मतिमंदत्व है, हाँ उसके भी स्तर है। हाँ कोई एक बच्चा दूसरे जैसा नहीं होता। हाँ लेकिन वे कहेंगे कि सीवियर रिटार्ड होते हैं, हाँ कुछ मॉडरेट होते हैं, हाँ कुछ बॉर्डर लाइन होते हैं। जी तो सामान्य तौर पर ये उनके वर्ग होते हैं। जी जी तो आप यानी उनको कुछ ट्रेनिंग यानी वैसे तो मेरे को लगता है इतना वो समझ नहीं पाते होंगे, पर वो पूरा दिन क्या करते रहते हैं? अब घरकुल में जैसे कि स्कूल की बात अलग है, जी घरकुल की बात क्या है, यह व्यक्ति 24 घंटे सालों साल रहने वाला। अच्छा तो सुबह से लेकर शाम तक जी उसको इन बच्चों को किसी न किसी प्रकार के काम में, जी उपक्रम में व्यस्त रखना है। जी कि जैसे कि मेरे घरकुल में जी सुबह बच्चे 7 बजे चाय पीकर तैयार हो जाते हैं, जी तो 7 से 8 बजे तक कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा सब खड़े होते हैं। जी 20 खड़े हो जाएंगे तो 2 खड़े नहीं रहेंगे, हाँ तो ये करेगा ये नहीं करेगा। हाँ लेकिन 1 घंटा सब एक साथ है अच्छा और कुछ न कुछ कर रहा है। जी जी जो कुछ करता नहीं वो भी देखता है, हाँ तो उसका देखना भी उसमें शामिल होने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बाद में नाश्ता करते हैं, जी फिर बरसात ना हो
तो मैदान में खुले मैदान में खेल कूदते हैं। अच्छा अगर पेड़ों को पानी डालने का काम कोई करते हैं। अच्छा और 10 साढ़े 10 बजे तक, वैसे कि जब तक धूप हाँ कम है जी तब बच्चे बाहर रहेंगे, हाँ फिर हॉल में आएंगे, बैठेंगे। हाँ तो उनको बिजी रखना है। जी जी तो उसके अलग अलग प्रकार, जैसे कि मॉन्टेसरी स्कूल है, जी केजी है मानो, हाँ तो केजी के स्तर पर कुछ बच्चे हैं, अच्छा तो उनको ऐसे कुछ खिलौने दिए जाएंगे, ये करते रहो, ये जोड़ते रहो। कुछ फलक पर अंक लिखे जाएंगे, कोई शब्द लिखे जाएंगे, हाँ कोई सुनाएगा। अच्छा मतलब इसी प्रकार हाँ हाँ एक 2 घंटे तक बच्चे वहां बैठे रहते अच्छा हैं हाँ और कोई न कोई काम चलता रहता है। अच्छा अच्छा परिणाम यह होता है, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ रहने की ये एक व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अब ऐसे जो बच्चे हैं, जी देखने में तो जहाँ हम जानते हैं हाँ कि ये बच्चा जब घर में होता है हाँ तो एक कमरे में बंद होता है, जी मतलब वन हाँ हाँ 1 BHK है, बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चा एक कोने में बैठा है। हाँ यहाँ सब जैसे कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी इमारत है, इतना बड़ा मैदान है, एक प्रकार का खुलेपन है वहाँ, हाँ तो अच्छा लगता है। और एक दूसरे का साथ भी है उनको बिल्कुल बिल्कुल तो भोजन का जी समय होता है, भोजन के हर एक आदतें तो मैं होती ये हैं। पूछना चाहूंगी ये भोजन खुद कर लेते हैं या इनको कुछ करवाना पड़ता है कुछ बच्चे, सामान्यतः बच्चे खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे खा नहीं पाते, जी समझ नहीं पाते, हाँ तो हाँ उनको खिलाना पड़ता है। अच्छा और कुछ बच्चे ज्यादा खाते रहते हैं, उनको रोकना है। अच्छा जो कुछ खाते रहे उनको एनकरेज करना है हाँ हाँ और मॉनिटर करना है, किसको क्या चाहिए, कितना अच्छा कितना देना है। हाँ तो वहाँ जो परोसने वाले होते हैं जानते हैं हाँ कि इसको ये देना है, इसको ये नहीं देना है, उसको यही चाहिए, उसके बिना वो खाएगा नहीं। तो इस तरह एक अच्छा वो भोजन के बाद जी फिर और सेवक भी उनके साथ भोजन करते हैं, जी ताकि वे बच्चे वहां से निकलेंगे जी तो बच्चों में हमेशा सेवक रहने चाहिए। हाँ हाँ ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने खा लिया और अब बैठो वहां, हाँ हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं हाँ किस वक्त किसी का कुछ क्या हो जाएगा। अच्छा अच्छा इसलिए हम हमेशा ख्याल रखते हैं हाँ हाँ कि बच्चे के साथ हमेशा कोई न कोई सेवक रहे, सेवक तो मतलब उनकी जी कोई जी प्रॉब्लम हो तो नहीं कभी कभी तो वो सब जैसे आपस में झगड़े वगड़े भी कर सकते हैं मारा पीटी भी हो सकती कई तरह के वारदात हो सकते हैं तो उस हिसाब से भी आप लोग को शायद बहुत देखना पड़ता होगा और ये बच्चों को कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज कुछ सिखाने का प्रयास होता है या वो नहीं सीख पाते हैं पहले बात बता दूं कि झगड़े के बाद, जी जैसे हम झगड़ते हैं, जी लेकिन हम झगड़ा कायम मन में रखते हैं। हाँ हाँ ये झगड़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जी फिर दूसरे क्षण में कंधे पर हाथ रखकर बातें चलते रहते अच्छा हैं। मतलब जी जी इनोसेंस उनका यह है इनोसेंस कि ये किसी प्रकार से किसी को, मन में नहीं रखते ये जी और रही बात क्रिएटिविटी की, हाँ ये जो सुबह शाम दोपहर जैसे खाने के बाद हाँ 2 बजे से लेकर फिर 4 बजे तक, जी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जी जी तो इस समय बच्चों को कुछ न कुछ करने के लिए दिया जाता है। अच्छा अच्छा उनका हस्त कौशल्य जो कर पाते हैं वो जी जी करेंगे। जी एक बात ये होती है कि जी हमारे उंगलियों में जो हाँ ताकत ताकत है, जो स्नायु काम करते हैं, जी जी उसका जो लचीलापन है, हाँ वो इन बच्चों में नहीं होता। नहीं अगर इन बच्चों को हम शेक हैंड करेंगे जी तो पता जी चलता है कि हाँ बिल्कुल उनमें ताकत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात इसलिए मर्यादा होती है जी उनके जी कुछ करने में। जी जी फिर भी कुछ ना कुछ राखी बनाते हैं, जी कुछ आकाश कंदील बनाते हैं, हाँ हाँ पेपर के पैकेट बनाते हैं। अच्छा अच्छा मतलब जैसा जितना संभव हो सके जी वे करते हैं। अच्छा तो ये बच्चों को ज्यादा शौक कैसा रहता है यानी गाने वाने सुनने का या डांस करने का या ड्राइंग कर कुछ क्या शौक रहते हैं ये बच्चों को जैसे कि कोई व्याख्यान देने के लिए आया, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ उनके लिए क्या है, उनके लिए संगीत, हाँ गाना, नृत्य, अच्छा इसके बारे में उनके मन में अच्छा थोड़ा आकर्षण होता है। जी जी और अगर कोई नर्तक आते हैं, नृत्य करते हैं, तो जी गाना गाते हैं तो जी उनको अच्छा लगता है। हाँ तो मतलब कुछ संस्थाएं की तरफ से आपके यहाँ कोई लोग आते हैं क्या ये अपनी सेवा देने इस तरह की मेरी संस्था को अब 30 साल हो गए। जी जी समाज में जी तरह तरह के लोग सेवाभावी वृत्ति हाँ रखने वाले, जी जो दिन भर नहीं हाँ हाँ लेकिन हफ्ते में 2 घंटे देने के लिए वे उत्सुक होते हैं। अच्छा तो ऐसे अनेक स्वयंसेवक आते हैं। जी कोई योगासन पढ़ाते हैं, अच्छा कोई म्यूजिक के लिए आते हैं, कोई रंगावली के लिए आते हैं, कोई चित्रकारिता के लिए आते हैं, और
तरह तरह के जो उनके पास कौशल्य है जी जी वो उसका उपयोग करते करने के लिए आते हैं। हाँ बच्चे उसमें व्यस्त होते हैं, जी उनको आनंद मिलता है। जो वॉलेंटियर्स है हाँ वो अपनी उतना ही समय वहाँ आकर बिताते हैं जी और उनको भी अच्छा लगता है। जी जी तो वर्दी जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं और यदि किसी के मन में आए कि अच्छा ऐसा कुछ रहता है तो हम क्या करें या क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप बताइए कि किसी की इच्छा हो तो वो क्या कर सकता है इन बच्चों के लिए। जैसे कि मंदबुद्धि बच्चे हर शहर में, हर गांव में, जी हर जगह है, जी तो तरह तरह के वहाँ संस्थाएं हैं। जी भले होम न हो लेकिन जी स्कूल भी होते हैं। जी तो ऐसे जिनके मन में इन बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा है वे उस संस्था में जा सकते हैं, जी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जब के संस्था के संचालकों को यह विश्वास हो जाएगा कि यहाँ उनके आने का हेतु केवल सेवा मात्र है जी तो वे स्वागत करते हैं हाँ और वहाँ जुड़ जाते हैं। तो जी मेरे यहाँ अनेक वर्षों से आकर वहाँ काम करने वाले जी बहुत लोग हैं। जैसे कि अस्तित्व स्कूल में जहाँ हमारे बच्चे जाते थे जी वहाँ भी बहुत वॉलेंटियर्स 20-25 वर्षों तक काम करने काम वाले। कर रहे हैं अच्छा तो हाँ ये हाँ स्वाभाविक बात है, ये अच्छी जी बात जी है। जी 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 जैसे कि प्रश्न हम कहते जी हैं, जी ये शिक्षक हूँ तो हाँ मैं अपने विद्यार्थी से हमेशा कहता हूँ जी एक हमेशा हम तो अपने हाँ लिए जीते हैं, जी हम कमाते हैं, अपनी गृहस्थी चलाते हैं, अपने रिटायरमेंट के बाद क्या होगा ये सोचते हैं। जी हम कहते हैं एक काम ऐसा करो, एक तो काम ऐसा करो जिसमें खुद का लाभ न हो हाँ लेकिन किसी और को वो उसका उपयोग हो। जी ऐसे करने से निस्वार्थ भाव से करने वाले को भी आनंद होता है जी और जो उसकी मदद लेते हैं उनका भी अच्छे तरह समय कट जाता है। बराबर नहीं, और मैं समझ सकती हूँ बरवे जी कि मतलब आप और आपकी जो वाइफ है, जब आपका बच्चा हुआ और जब आपको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे बच्चे के साथ है, तो जिस तरह से आप जिससे इससे गुजरे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना जुड़कर आप इन बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझ के जो देख रहे हैं और उनके पालकों के लिए जो एक बहुत मतलब रिलीफ मिलता होगा उनको कि आप देखने वाले एक हैं जो कि उनके बच्चों का ख्याल आप कर लेंगे, क्योंकि उन माँ बाप को भी आर्थिक समस्या हो सकती है या क्या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, वो अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं। बच्चा छोटा नहीं, बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाता है, 40 साल का भी हो जाता है, इतने बड़े लड़के को माँ बाप नहीं देख पाते हैं। ऐसे वक्त आप एक बहुत बड़ा सहारा बनकर ये कार्य कर रहे हैं और मेरे को लगता है हमारे भारतवर्ष में काफी संस्थाएं इस पे कार्य कर रही होंगी। तो आप और भी कुछ बताना चाहे तो आप बताइए, कोई संदेश देना चाहिए तो जरूर बताइए। पहली बात, जैसे कि जिस घर में यह बच्चा पैदा हुआ है उनके माता पिता के लिए मेरा यह अपील है, जी हमेशा इन पेरेंट्स की भूमिका क्या है, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम जब तक जिंदा है बच्चों को अपने घर में रखेंगे। अब बच्चे के प्रति प्यार ये तो समझने की बात है, लेकिन जब तक जिंदा है तब हम उनको संभालेंगे। तो मेरा सीधा प्रश्न है, हाँ आप जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो जब वे कहते हैं कि भाई है, बहन है, भांजा है, भतीजा है, कहते हैं कि उन सबके लिए आपके बच्चों के प्रति प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए, समय एक बड़ी चीज है। बिल्कुल जो आज है वो 5 साल के बाद नहीं है, वह 10 साल के बाद नहीं है। रिलेशंस बाउंड टू चेंज, बराबर लेकिन ये बच्चे तो जिंदगी भर रहने वाले हैं। हाँ तो इसलिए संस्थात्मक काम यह उसका उत्तर है। जी 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 और जी मंदबुद्धि व्यक्ति की मतलब मंदबुद्धि है जो समस्या है, जी उस समस्या के जो स्टेजेस है, जब तक छोटा है घर में लाड़, जी माता का प्यार, जी थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल में डाला, जी स्कूलिंग है, जी सामूहिक जीवन है, जी दूसरों के साथ रहना वो जान जाता है, सीख जाता है। जी ये 2 स्टेज 3 स्टेज पार करने के बाद हॉस्टल में उसको रखना और अच्छी तरह से वहाँ पल रहा है ये देखना, मतलब आप जब ये आपको ये जब विश्वास हो जाएगा कि हम नहीं रहेंगे तब भी संस्था में इसकी परवरिश अच्छी तरह से चलेगी, जी यह उसका सॉल्यूशन है। जी हाँ जब तक होम्स नहीं निर्माण होते जी तो ये समस्या नहीं सुलझाती। हाँ जैसे कि मेरे संस्था में मेरे करने लायक तो कुछ है नहीं, हाँ अब तो नई जनरेशन है, वह अच्छी जी तरह से काम करती है। हाँ
संस्था चलाने वालों को भी मेरा एक नम्र निवेदन है जी कि मैंने स्थापन की है तो मैं चेयरमैन रहूंगा और मरते दम तक मैं रहूंगा। चैरिटेबल ट्रस्ट जी का मतलब यही है, कोई किसी की उसमें स्वामित्व नहीं है, बिल्कुल हम वॉलेंटियर के रूप में है, जी यह जी समाज का है, जी हम रखवाले हैं जी और हमारे साथ और भी सारे हैं और मेरे साथ साथ और मेरे बाद बाद बिल्कुल ये काम करेंगे। जी ये संस्था स्थापन करने वालों को भी जानना चाहिए, जी 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 तभी। और जब तक संस्था कैसी बड़ी होती है, जी हमारी संस्था के यश क्या है, हाँ तो पहले बात यह है कि संपर्क, जी जी लोगों को आने के लिए हाँ आवाहन करना, जी स्वागत जी और सातत्य, हाँ हमेशा उन व्यक्तियों से संबंधित रहना। संबंधित और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी व्यवहार हो, बिल्कुल मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है करेक्ट कि संस्था चलाने वाले, संस्था में शामिल जो विश्वस्त है, उनको एक रुपए का भी उसमें कुछ लाभ नहीं होना चाहिए। इस भाव से जब आएंगे जी तब संस्था चलेगी। बिल्कुल ये मेरा है, मेरा उसमें कुछ हो जाता है, हाँ मुझे कुछ लाभ मिलेगा, जी जी तो जी नहीं। नहीं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यदि कार्य करेंगे तभी हमारे इस समाज का ये जो विशेष वर्ग है मतिमंद बच्चे इनके लिए कुछ हो सकेगा। और ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो संस्था है उसमें पारदर्शिता बहुत होनी चाहिए और ये पद लोलुपता इसको छोड़कर सेवा भाव से ही यहाँ आके काम करना चाहिए। और दूसरा आपने जो एक बात बहुत अच्छी बताई है कि जो माता पिता हैं बच्चों से प्यार है लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब ये बच्चा जब बड़ा हो और हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। इसलिए संस्थाएं ज्यादा और भी निर्मित होती जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मिलजुल कर एक छोटे छोटे तौर पे ही लगे तो ऐसी संस्थाएं खोलनी चाहिए। और कभी भी छुट्टी के दिन या आपस में ठहरा कर थोड़ा ना थोड़ा सेवा भाव से सबने उसमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी कॉलोनी या अपनी कॉलोनी के आसपास के 5-6 बच्चों को ही देख लें तो ऐसा एक घरकुल जैसा कुछ छोटा छोटा यदि निर्माण होता है जो हमें बर्वे जी बता रहे हैं कि ये संस्थाओं में ही इन बच्चों का ठीक से पालन पोषण हो सकता है और उनके माता पिता भी चिंता मुक्त जी भी सकते हैं और जा भी सकते हैं इस दुनिया से कि हमारे बच्चा घर में है, किसी की देखरेख में है। तो बर्वे जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, यदि आपको और भी कुछ लग रहा है तो आप जरूर बता सकते हैं। इतना ही कहना है कि अ, ऐसी संस्थाएं, जैसे कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मेरी संस्था में अब मेरी कोई मुझे करने लायक कोई नहीं है, जी तो पिछले 10 सालों से मैं जगह जगह जाता हूँ, जी पेरेंट्स को इकट्ठा करता हूँ जी और यह मैसेज देने की कोशिश करता हूँ जी कि आप होम्स बनाइए। अच्छा केवल स्कूल में जाता है, वर्कशॉप चल रहा है, हाँ तो इस पर संतुष्ट न रहे। हाँ और आज तक मैंने 10-12 शहरों में इस काम किया है, अच्छा पेरेंट्स को इकट्ठा किया है, हाँ 3-4 जगह हॉस्टल शुरू भी हो गए। अरे वाह, मतलब देखिए बर्वे जी अभी 80 साल के हैं, काम तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया और तब तो उनके काम बहुत अलग तरीके से चल रहे थे, लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि नए लोग आए, नए लोग जिम्मेदारियां लें, तो वो बैठ नहीं गए हैं। अब वो पालकों को, जो ऐसे बच्चों के जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जमा कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और जगह जगह ऐसी संस्थाएं, ऐसे घरकुल खुलवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस एज में वो बहुत ट्रेवल कर रहे हैं और जिसको बोलते हैं ना कि संगठन का कार्य ये कर रहे हैं। बहुत ही प्रचार और प्रसार का जो कार्य होता है ये कुछ कम नहीं होता है और इसमें इस उम्र में इतना आप ट्रेवल वगैरह करके अभी भी समर्पित भावना से ये कार्य आपका शुरू है, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें लगता है कि हमारे समाज के हम जो भी सुन रहे हैं ये सारी बातों को, इस बात को हम और भी लोगों में प्रचार प्रसार करें। जो यहाँ के स्कूल हैं जहाँ हम जा सकते हैं या कोई संस्थाओं से कांटेक्ट कर सकते हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, यदि हम अपने तौर पे उनको जानते हो तो उनसे मिलें और उनसे भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ इसमें सहायता करो और इस तरह का संस्था खोलने में कुछ आप हमारी मदद करो। तो हम अपनी तरफ से तो यही कार्य कर सकते हैं जो हमने करना भी चाहिए। समाज से लिया है तो समाज को कुछ देने के बारे में हमने सोचना भी चाहिए।
पेरेंट्स को यह कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या को समझ जाइए, एक साथ रहिए और होम्स खुलवाइए। जी और आप काम करेंगे, जैसे कि हमेशा लोग कहते हैं ज़मीन कहाँ से आएगी, इमारत कैसी बनेगी, पैसे कहाँ से आएंगे। जी तो मेरा अनुभव है, जी मेरा कहना नहीं है, जी मेरा अनुभव यह है, जब आप काम में जुट जाते हैं तो पैसे अपने आप आ जाते हैं। जी लोगों को मालूम हो जाता है कि ये अच्छे लोग कर रहे हैं। हाँ और जैसे कि आमतौर पर कोई देता है तो हम थैंक्स कहते हैं, जी धन्यवाद देते हैं। जी लेकिन अगर आपकी संस्था इस आदर्शों से काम करती है जी तो मेरा अनुभव है कि मेरी संस्था को लोग डोनेशन देते हैं हाँ हाँ और मुझे कहते हैं थैंक यू सर, हमें यह मौका मिला। जी जी तो पेरेंट्स को ये आह्वान है, जी जल्द से जल्द काम में जुट जाइए, जी बाद में करेंगे हाँ ये निरर्थक है। जी जब तक जिंदा हो तब उसको संभालेगा, जी ऐसी तो बालिश बातें हैं। जी जब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जी तो ये बात है। बिल्कुल संस्था जब बन जाती है तो संस्था वालों के लिए मैं कहना है कि स्वामित्व तो उसमें मत जताइए, जी हम उसके मालिक है ऐसा मत मानिए। इस सेवा का ईश्वर ने काम किया है तो बिल्कुल निस्वार्थ वृत्ति से काम करें। जी 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 और समाज के आप जैसे को लोग सुन रहे हैं कि जहाँ भी इस प्रकार की समस्या हो, ऐसा नहीं है कि मतिमंद हो कोई समाज, हाँ समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जी जी अपना घर गृहस्थी संभालने के बाद थोड़ा सा समय ऐसी संस्था को, ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए। जैसे कि शिक्षक हो तो मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूँ, ऐसा काम करो, एक ऐसा कम से कम एक तो काम ऐसा करो जिसमें स्वार्थ नहीं है, अपना लाभ नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का लाभ है। जी तभी जिंदगी आनंददायी बन जाती है। जी जी हम मनुष्य है कहने के लायक तब बनेंगे जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। खुद के लिए तो जिंदगी में लोग कहते थे मेरा है, मेरे घर गृहस्थ है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, हाँ ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल लेकिन ये प्रश्न तुम दूसरों के लिए कब करोगे। बिल्कुल इसमें ये जीवन का एक प्रकार का ये जी फिलॉसफी है। जी दूसरों के लिए आप जिएंगे तब से अर्थ में आप जिंदा है, अब बिल्कुल मनुष्य कहने के लायक। हाँ और ये ह्यूमैनिटी इसी में है, मानवीयता इसी में है और मानवीय जो है उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए और ये विषय बहुत संवेदनशील है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो बर्वे जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और यदि कोशिश हम सब करेंगे तो कुछ न कुछ कर पाएंगे। और मैं सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये सारी बातों को सुना, समझा। अब बस इस पर कुछ करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।